फ्रेंड्स नमस्कार। ध्यान दीजिए 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो 30 सितंबर को 2023 को प्रस्तावित है। इस परीक्षा के लिए करेंट अफेयर सीरीज जो काफी महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता दर्पण से होगी। ये जिस्ट आपके सामने है अभी सितंबर 2022 की। हम सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के करेंट अफेयर को एक साथ ही देखेंगे। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार कॉमन प्रीलिम्स परीक्षा होगी जिसमें सीडीपीओ और भी कई सारे पोस्ट्स को ऐड किए गए हैं। तो आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में करंट अफेयर कहां कहां से आए थे, उसको भी हम इसके साथ कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए सितंबर 2022 के सबसे पहले इस प्रतियोगिता दर्पण जिस्ट को। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। ध्यान देंगे यह 16वां चुनाव था। राजेंद्र प्रसाद 2 बार चूंकि राष्ट्रपति रहे थे, इसलिए व्यक्ति के क्रम में और निर्वाचन के क्रम में 2 बात आपको ध्यान रखने हैं। मतदान 18 जुलाई 2022 को हुई थी और शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति के लिए 25 जुलाई 2022 को हुए थे। यह आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है क्योंकि बीपीएससी में डेट कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इस समय मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना थे जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, आपको दोनों उम्मीदवार के नाम ध्यान रखने हैं। द्रौपदी मुर्मू थी और यशवंत सिन्हा साहब थे। निर्वाचक मंडल में 4796 सदस्य शामिल हुए थे। ध्यान रखना है कि इसमें 42 अनुपस्थित और 53 जो है अवैध मत भी शामिल हैं। मुर्मू को 2824 यानी लगभग 64.03% मत प्राप्त हुए थे और वहीं यशवंत सिन्हा को इस चुनाव में 1877 अर्थात परसेंटेज में यदि इसको देखें तो लगभग 35.97% होता है, इनको मत मिले थे। तो ये परसेंटेज भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये ध्यान रखें कि इसमें महिला का क्रम ध्यान रखें, उसके बाद चुनाव का क्रम ध्यान रखें, मतदान की तारीख को ध्यान रखें, शपथ ग्रहण की तिथि को ध्यान रखें और शपथ दिलाई जिस मुख्य न्यायाधीश ने उनका नाम ध्यान रखें। उम्मीदवार इसमें कौन कौन खड़े थे उनका नाम ध्यान रखें और टोटल सदस्यों की संख्या इस निर्वाचक मंडल में कितनी थी इनका नाम ध्यान रखें और साथ ही परसेंटेज जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं वो भी ध्यान रखें। आप सभी यहाँ जानते हैं कि 500 चूंकि हमने बताया कि मुर्मू को 2824 मत मिले थे, इसमें से 540 सांसद थे और 2284 विधायक शामिल थे। मतों का मूल्य जो है इतना था। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मतों का मूल्य, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखने का प्रयास करें, एक बार देख लें। आगे मुर्मू के जीवन से संबंधित कुछ उनके परिचय आपको ध्यान रखने चाहिए। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। ध्यान दें ये मयूरभंज जो ओडिशा में पड़ता है वहां से हैं और संथाल परिवार से ये ताल्लुकात रखती हैं। इनका जो स्नातक है वो रमा देवी महिला कॉलेज से हुआ है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने परीक्षा दिया होगा इससे पहले, तो पूछ लिया गया था कि महात्मा गांधी कहाँ से किस कॉलेज से पढ़ाई किए हुए थे। तो हो सकता है क्योंकि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, ये प्रथम नागरिक हैं, तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि कहाँ किस कॉलेज से ये पढ़ी हुई हैं और किस स्टेट से, कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है। तो भुवनेश्वर ध्यान रखेंगे और नगर पार्षद ये रही हैं रायरंगपुर से, यह भी ध्यान रखना है। विधानसभा सदस्य ये रायरंगपुर से ही थी, 2000 ईस्वी में प्रथम बार निर्वाचित हुई थी और झारखंड की इससे पहले ये राज्यपाल भी रही थी मई 2014 से लेकर जुलाई 2021 तक। तो ये भी ध्यान रखना है। इनके पति का नाम और बच्चे का नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप चाहें तो एक बार इसे देख लें। ये नोट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। निर्वाचक मंडल में 771 संसद सदस्य थे जिनके मतों का कुल मूल्य जो है वह 700 है। एक एमपी का यह ध्यान रखेंगे। इनमें 8 अनुपस्थित रहे व 15 जो है वोट वो अवैध हो गया था। विधायक के मतों का मूल्य सभी राज्यों में अलग अलग होता है, आप सभी जानते होंगे। थोड़ा बिहार के संदर्भ में चूंकि आप बीपीएससी में बैठेंगे तो उस संदर्भ में भी इस निर्वाचन को ध्यान रखेंगे। बिहार में 243 विधायक, मुर्मू को इसमें से 133 विधायकों ने अपना समर्थन प्रदान किया था, जबकि वहीं यशवंत सिन्हा को 106 वोट मिले थे। यानी 106 वोट का मतलब यहाँ पर 106 विधायकों ने उनको मत दिए थे। प्रत्येक विधायक के मतों का मूल्य 173 था बिहार में, 2 अवैध और 1 जो है अनुपस्थित इसमें थे। तो इतना आपको राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित तथ्य ध्यान रखने हैं। चूंकि परीक्षा में अब काफी डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस संदर्भ में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राज्यसभा हेतु हाल ही में यानी सितंबर 2022 के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको,
4 सदस्य का मनोनयन किया गया था 6 जुलाई 2022 को। उस समय रामनाथ कोविंद थे तो उनके द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे इस 4 सदस्य में जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो है पीटी उषा, चूंकि ये खेल से संबंधित है। उसके बाद इलैया राजा हैं और विजयेंद्र प्रसाद हैं जो कला से संबंधित हैं। इलैया राजा संगीत से संबंधित हैं और वीरेंद्र हेगड़े हैं ये धर्मावलंबी हैं, धर्म से संबंधित है। यहाँ भी एक नोट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और अभी भी राज्यसभा में 3 सीट खाली है, तो ये ध्यान रखना है। यूपी के विधान परिषद में 100 सदस्य में अब जो है कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं रह गया है, यानी कि पहली बार जो है यूपी का विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गया है। हालांकि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखें। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 69th के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया रैंकिंग 2022 उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये जारी किया गया है। और ये रैंकिंग जो है यह उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए की जाती है। यह रैंकिंग 111 श्रेणी में की जाती है और इसके लिए 5 मानक तय किए गए हैं। इसी के आधार पर यह रैंक जारी किया जाता है। 7 वर्ष से यह जो इंडिया रैंकिंग है वो करवाई जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मंत्रालय का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय है इंडिया रैंकिंग के लिए। देखिए, और ये करवाई किसके द्वारा गई है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF है, इसके द्वारा ये करवाई गई है। हमने पहले ही बताया कि 11 श्रेणी में जो है यह करवाई जाती है। ओवरऑल फर्स्ट स्थान पर जो है इसमें IIT मद्रास रहा है और सेकंड स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु का रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल। ये काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखेंगे। ये गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक के लिए मतलब समय इसका निर्धारित किया गया था, इस बीच होना था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि इससे पहले यानी अभी 36वां राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में होने थे इस समय के दरमियान, उससे पहले 7 वर्ष पूर्व यानी लगभग 2015 में केरल में ये पहली मतलब हुआ था 35वां राष्ट्रीय खेल। तो ये ध्यान रखना है आपको। 7 साल बाद अब जो है 36वां राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है। यह खेल इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से 1924 में शुरू किया गया था, यह भी ध्यान रखें। और प्रथम बार इस खेल का आयोजन लाहौर में किया गया था। यदि हम आजाद भारत की बात करें तो 1948 में 13वां जो लखनऊ में हुआ था, ये भारत में हुआ था पहली बार, तो ये ध्यान रखेंगे। कोविड-19 से संबंधित कुछ तथ्य आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हाल ही में इसके तहत जारी की गई हैं। ध्यान दीजिए कि 17 जुलाई 2022 को भारत के कोविड खुराक 200 करोड़ के पार कर गई है। चीन के बाद भारत का इसमें दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित कोविड-19 से संबंधित कुछ तथ्य आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण भारत में शुरू हुई थी, तो ये ध्यान रखना है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण जो है वो 16 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया था। प्रिकॉशन डोज की भी शुरुआत की गई थी, उसकी भी समयावधि आप चाहें तो ध्यान रखें। ये 18 से 59 वर्ष के लिए शुरू की गई थी और ये 10 अप्रैल 2022 से शुरू की गई थी। तो ये कुछ डेट्स थे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखें। गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। इसमें गोबर और गोमूत्र सरकार खरीद करती है और इस योजना के तहत, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपोर्टेंट है वो है INS सिंधु। ये INS सिंधु ध्वज, ये एक पनडुब्बी है, ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपके परीक्षा में पूछा जाए। इसको विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। सिंधु घोष क्लास की USSR में निर्मित ये पनडुब्बी थी। USSR अब रूस हो गया है, रूस के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता के परित्याग पर हाल ही में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखें। गृह मंत्रालय ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है, इस रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया गया था, तो ये भी ध्यान रखें 19 जुलाई 2022 को। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि 2019 में भारत लगभग छोड़ने वाले लोगों की संख्या 1.44 लाख थे। दूसरे देश की नागरिकता इन्होंने ले ली है जो भारत छोड़ चुके हैं। 2020 में इनकी संख्या 85,000 थी, जबकि 2021 में 1,63,000 हो गई है। यानी 2021 में लोगों ने गृह मंत्रालय की जो आधिकारिक रिपोर्ट है जो इसने लोकसभा में प्रस्तुत किया है, उसके मुताबिक
लगभग 2.25 लाख लोग 2021 में भारत छोड़ चुके हैं और दूसरे देश की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि नागरिकता से संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी पूछी है इससे पहले भी। यहाँ एक छोटा सा नोट है जो आपको ध्यान रखना है, नागरिकता ग्रहण करने की सबसे अधिक, यानी कि भारत छोड़कर किस देश में भारत के लोगों ने सबसे अधिक नागरिकता ली है, तो उस देश में प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर इसमें कनाडा है। 7 वर्ष यानी 2015 से 21 के लिए एक डाटा भी इसने दिया है जिसमें बताया है कि 9.24 अर्थात 9.25 लाख लोग जो है भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। हालांकि नेगेटिव जो फैक्ट्स हैं उस पर बीपीएससी आपसे प्रश्न नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखें, लेकिन फिर भी आपको ये डाटा ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं आपसे। आप सभी जानते हैं मित्रों कि प्रतियोगिता दर्पण का जो कंटेंट होता है वो 5 भाग में डिवाइड होता है। तो पहले भाग में राष्ट्रीय घटनाक्रम था जिसको अभी हमने देखा। अब हम दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू हो रहा है। तीसरे पार्ट में हम आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को देखेंगे और चौथे पार्ट में हम फिर नवीनतम घटनाक्रम से रूबरू होते हैं। 5वें पार्ट में खेलकूद के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। भारत व पाकिस्तान के बीच 31 मई 2018 को एक समझौता हुआ था, ध्यान देंगे। उसके तहत जो है द्विपक्षीय समझौता के तहत कैदियों की सूची का आदान प्रदान 1 जुलाई 2022 को किया गया है। एक अन्य द्विपक्षीय समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुई थी। इसके तहत प्रतिवर्ष 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भी करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ये समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुई थी जिसके तहत भारत पाक अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। और एक जो है वो 31 मई 2018 को ये समझौता हुई थी जिसके तहत अपने अपने कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान करते हैं। तो ये दोनों समझौता आपको ध्यान रखना है और किस महीने में किए जाते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए 69 बीपीएससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान देंगे। इनकी पार्टी का नाम आप ध्यान रखेंगे यूएनपी है और आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से हाल ही में जो है श्रीलंका गुजरा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बीपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो चूंकि पहले यहाँ पर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे थे तो इन्होंने देश को छोड़ दिया था, यानी इन्होंने श्रीलंका को छोड़ दिया था। उसके बाद वहां के जो पीएम थे रानिल विक्रमसिंघे, उन्हीं को वहां पे राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये काफी इंपोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जो नियुक्ति वाले प्रश्न हैं इसमें बदलाव होते रहते हैं तो आपको परीक्षा तक अपडेट रहने की आवश्यकता होगी। तो फिलहाल ये ध्यान दें। तो ये सारा डिटेल है राष्ट्रपति से संबंधित, ये कब कब कहाँ गए थे। और अब जो है रानिल विक्रमसिंघे जो वहां के पीएम थे उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, तो वहां के पीएम जो है अब दिनेश गुणवर्धन नियुक्त किए गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिटेन के पीएम का जो है त्याग पत्र है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं अब, लेकिन हम अब चूंकि सितंबर 2022 के पीडी का डिस्कस कर रहे हैं तो इस महीने के पीडी में जो कंटेंट दिए गए हैं हम केवल उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो डेवलपमेंट है हम उसकी बात आगे के पीडी में करेंगे आपसे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र, ब्रिटेन के वहां प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 7 जुलाई 2022 को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 65th बीपीएससी में मैं आपको याद दिला दूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि अंतिम दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद के लिए कौन कौन से उम्मीदवार नहीं थे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। पार्टी गेट विवाद हुआ था वहां पर, इसीलिए इन्होंने पीएम के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब ये पार्टी गेट विवाद था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल कर लेंगे, थोड़ा और आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूंगा कि पार्टी गेट विवाद में हुआ क्या था कि क्रिस पिंचर नाम के एक सांसद थे वहां ब्रिटेन में, उन्होंने यौन दुराचार किया था किसी से, तो उसके कारण जो है उनकी पार्टी का काफी जो है, जो बोरिस जॉनसन की जो पार्टी है उसका काफी वहां पे खिंचाई हुआ था और संसद में। तो वहां पे जो है और उनकी पत्नी ने कोविड-19 के टाइम पे एक पार्टी भी दी थी। तो ये दोनों पार्टी गेट विवाद था, उसी में ये हुआ था। इस वजह से इनकी खिंचाई हुई और बाद में इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। और भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं जो वर्तमान में वहां के पीएम हैं, मैं आपको बता दूं इस समय
और जब ये चुनाव चल रहा था तो उनकी जो विपक्षी थी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि भारत में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन हुए थे तो उसमें मुर्मू के विपक्ष में भी एक खड़े थे, उसी तरह वहां पर ऋषि सुनक के विपक्ष में लीज ट्रस वहां थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो भी वहां पे कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन के पीएम का चुनाव जो है यह भी ध्यान रखना है आपको, 3 चरण में होता है। पहले चरण में नॉमिनेशन होता है, सेकंड चरण में एलिमिनेशन होता है और थर्ड चरण जो होता है वो फाइनल वोटिंग की होती है। इसमें केवल 2 उम्मीदवार के बीच में ये फाइनल वोटिंग होती है, उसमें से किसी एक को प्रधानमंत्री वहां पर सेलेक्ट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सांसद व पार्टी के लगभग 1.60 लाख कार्यकर्ता पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करते हैं और फिर इनका चुनाव होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। इस बार चुनाव में, यानी ये जो चुनाव हुए थे बोरिस जॉनसन के त्यागपत्र के बाद, तो इस चुनाव में कुल 8 उम्मीदवार शामिल हुए थे। तो सभी 8 उम्मीदवार के नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि 65th बीपीएससी में यहां से प्रश्न पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋषि सुनक वहां के पूर्व वित्त मंत्री थे। लीज ट्रस जो है वो पूर्व विदेश मंत्री थी। उसके बाद जो बाकी के 6 हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा अपने सरसरी निगाह से। नादीम और हंट ये पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे और यही प्रश्न 65th बीपीएससी में पूछा गया था कि कौन से जो है लोग शामिल नहीं थे पहले राउंड में। देखिए, जेरेमी हंट 2019 के प्रधानमंत्री चुनाव में बोरिस जॉनसन की रनर अप रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार ऋषि सुनक की जो रनर अप है वो लीज ट्रस है, तो काफी इंपोर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मंकी पॉक्स से रिलेटेड डब्ल्यूएचओ की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। 23 जुलाई 2022 को ये रिपोर्ट ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित किया गया है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा आई थी। तो ये मंकी पॉक्स आपको ध्यान रखना है, ये आपके 69th पीटी के लिए काफी इंपोर्टेंट है प्रश्न। मध्य और पश्चिम अफ्रीका में यह पहले दिखा, अब यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और भारत के केरल और दिल्ली में जो है सबसे पहले यह दिखा है। तो ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, यहाँ के स्टेट्स आप ध्यान रखेंगे भारत के। और सबसे पहली बार इसको पश्चिम अफ्रीका, मध्य और पश्चिम अफ्रीका में देखा गया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको यह भी ध्यान रखेंगे कि इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है, तो उसकी डेट भी ध्यान रखेंगे, 23 जुलाई 2022 को इसको घोषित किया गया है। इसका नाम है मंकी पॉक्स। नेक्स्ट जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, क्योंकि भारत और जापान का जो रिलेशन है वो काफी इंपोर्टेंट है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं परीक्षा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 जुलाई 2022 को ये घटना हुई थी, ये ध्यान रखना है। कारण यहाँ पे हमने बताया है, इसको एक बार देख लेंगे आप। 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक भारत में भी घोषित किया गया था। ये इसीलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत में इनके मारे जाने के बाद जो है राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था इसको 9 जुलाई 2022 को, तो ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। और इनसे जुड़ा एक वर्ड है जिसका नाम है आबेनॉमिक्स, आर्थिक नीति के जन्मदाता थे। इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था, तो भारत से काफी जुड़े हुए थे, इसलिए आपके बीपीएससी में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह के प्रश्न बीपीएससी आपसे पूछती भी है। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 19वां एशियाई खेल, ये होंगझाऊ चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को प्रस्तावित थी। ध्यान दें, 2018 में जकार्ता और पालेम्बांग में ये हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है G20 का शिखर सम्मेलन। इसके लिए भारत को पूर्णकालिक कह रहे हैं, भारत के पूर्णकालिक शेरपा जो है अमिताभ कांत को भारत सरकार ने बनाया है। चूंकि इससे पहले, ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले पीयूष गोयल थे भारत के पूर्णकालिक शेरपा, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत G20 का अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। और चूंकि आपकी परीक्षा 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है, तो उसके ठीक अगले 2 महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर, 30 नवंबर 2023 को भारत जो है इसकी अध्यक्षता छोड़ेगा, किसी और को सौंपेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी बीच में आपकी परीक्षा होनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2022 में G20 शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में होगा। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रतियोगिता दर्पण का जो ये जिस्ट है ये सितंबर 2022 का है, तो और अभी जो मंथ चल रहा है वो आपका अगस्त 2023 चल रहा है,
तो केवल मैं उसी परिप्रेक्ष्य में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताया जा रहा हूं आपको। उसके बाद 2023 में यह भारत में होगा, ऐसा उस समय बताया गया था। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है I2U2। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से हो सकता है कि आपके प्रश्न इस बार बने प्रीलिम्स में। इसमें 4 देश शामिल हैं, ध्यान देंगे। I2U2 में I2 का मतलब है 2 I और U2 का मतलब है 2 U। तो 2 I से इंडिया और इजराइल है और 2 U से USA और UAE है। ध्यान देंगे, इंडिया और इजराइल तो आप समझ पा रहे होंगे, यूएसए भी समझ पा रहे होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात है ये। 4 देशों का एक नया समूह है। ध्यान दें 18 अक्टूबर 2021 को इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह समूह पश्चिम एशिया के क्वाड का नाम आपने सुना होगा, इसमें भी 4 देश हैं। तो ये क्वाड भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका भी सम्मेलन कई बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। इसके रूप में ये सामने आया था, यानी क्वाड के रूप में ही I2U2 जो है सामने आया है और ये पश्चिम एशिया के क्वाड के रूप में सामने आया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये 14 जुलाई 2022 को हुआ, लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे ये वर्चुअल हुआ है, केवल ऑनलाइन हुआ है, फिजिकली नहीं हुआ है। इस बैठक में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति यूएसए जो बाइडन, येर लापिड पीएम इजराइल और शेख नाहियान जो राष्ट्रपति यूएई हैं वो शामिल हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। I2U2 6 क्षेत्र पर पारस्परिक सहयोग और निवेश के लिए बना है। इन 6 क्षेत्रों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें किस तरह के सहयोग की बात की गई है, तो जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ये जो 6 पॉइंट हैं, इसी पर सहयोग के लिए और इसी में निवेश के लिए, पारस्परिक सहयोग और निवेश के लिए I2U2 का गठन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई, अर्थात पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल थे और इसमें कितने देश शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूएई के द्वारा $2 अरब के निवेश से भारत में फूड पार्क की स्थापना की जाएगी इसी के तहत, ये भी ध्यान रखेंगे। और गुजरात में अमेरिकी कंपनी है ट्रेड व डेवलपमेंट, ये सौर और पवन ऊर्जा पर 300 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सिस्टम को स्थापित करेगा। इसी बैठक में यह भी डिसीजन लिया गया है। तो ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। मानवीय सहायता के तहत भारत द्वारा यूएन की ओर से अफगानिस्तान को चिकित्सकीय जो दवाइयां हैं वो उसकी 7वीं खेप की आपूर्ति कराई गई है। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 35,000 टन गेहूं जो है भारत ने अफगानिस्तान को दिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन योजना से रूस ने हाल ही में अपने आप को अलग करने के संकेत दिए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको 69 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इसको याद रखेंगे आप। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसमें जो है अभी अमेरिका है, रूस है, कनाडा है, यूरोप और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है, तो ये आप ध्यान रखें। 16वीं वार्ता भारत और चीन के बीच जो कमांडर स्तर की वार्ता होती है वो हाल ही में हुई है 17 जुलाई 2022 को। ये चुशुल मोल्दोव एक क्षेत्र है जो भारत की सीमा में ही है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हुई है। इसमें भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल थे सेन गुप्ता, और वहां से यांगलिन यानी चीन से मेजर जनरल यांगलिन इसमें शामिल हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट है सितंबर 2022 से थर्ड आपका आर्थिक परिदृश्य, ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है 21 जुलाई 2022 को, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत नवाचार सूचकांक के कुछ उद्देश्य हैं, उसको ध्यान रखें। राज्य और यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज यानी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, नवाचार क्षमता का मूल्यांकन और नवाचार प्रोत्साहन हेतु जो है भारत नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर जो है तैयार किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे किसके द्वारा और किसके तर्ज पर इसको तैयार किया जाता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स थर्ड यानी कि भारत नवाचार सूचकांक का यह तीसरा क्रम है।
इसमें 2 स्तंभ और 7 मानक होते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछती है। और देखिए प्रतियोगिता दर्पण में और पीआईबी नोट से हमने इसको कुछ थोड़ा किया है, क्योंकि बीपीएससी काफी अंदर तक प्रश्न जाकर अब करंट में पूछने लगी है। तो 2 स्तंभ यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स थर्ड जो 2021 के लिए जारी किया गया है 21 जुलाई 2022 को, उसमें बताया गया है प्रतियोगिता दर्पण में कि इसके 2 स्तंभ और 7 मानक हैं, जबकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके 7 स्तंभ और 66 संकेतक हैं। तो इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछी है, इसलिए दोनों ही ये रिकॉर्ड आप ध्यान रखेंगे और प्रश्न में किस तरह से आंसर दिए जाते हैं आपको ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके लिए ये ध्यान रखेंगे सूचकांक के 7 स्तंभ 66 संकेतक हैं। 2020 में 36 संकेतक थे, अब 66 हो गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है। इस सूचकांक में राज्य को 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 श्रेणी में पहला श्रेणी है बड़े राज्य जिसमें 17 राज्य आते हैं, दूसरा श्रेणी है पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य जिसमें 10 राज्य आते हैं, और तीसरा श्रेणी है यूटीज और छोटे राज्यों का, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है वो, और जो छोटे राज्य हैं इसमें 9 राज्य आते हैं। तो बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान है वो इसमें कर्नाटक को दिया गया है, ध्यान देंगे आप। ये यहां पर देखिए बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक को दिया गया है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे पर हरियाणा है, जबकि बिहार का बड़े राज्यों में 15वां स्थान है। बिहार का स्कोर ध्यान रखेंगे काफी इंपोर्टेंट है, 11.58 बिहार का स्कोर रहा है। वहीं यदि हम बात करें पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य में तो उसमें मणिपुर का प्रथम स्थान है, और यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश अथवा छोटे राज्यों के साथ जिसमें 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है, तो उसमें प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है। इसका स्कोर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, आप उसका स्कोर ध्यान रखेंगे 18.01 है, और 15वें स्थान पर, टोटल 17 राज्यों में 15वें स्थान पर, और नीचे से बिहार का स्थान तीसरा है, यह भी ध्यान रखेंगे क्योंकि 60-62 बीपीएससी में इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। 11.58% स्कोर जो है बिहार का इसमें रहा है। यदि लास्ट आप 17वें स्थान की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम स्थान रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे। बिहार 2020 में लास्ट 17वें स्थान पर था, तो पूछा जा सकता है कि बिहार का इस सूचकांक में कितने स्थान का सुधार किया है बिहार ने, तो 3 स्थान का सुधार किया है, क्योंकि हमने अभी बताया कि इस बार 17वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है और 15वें स्थान पर बिहार है। तो इससे पहले जो है 17वें स्थान पर लास्ट बिहार था, तो इसमें सुधार हुआ है बिहार का, तो हो सकता है आपसे यह पूछा जाए प्रश्न। और कर्नाटक जो 2019, 20 और 21 तीनों साल में एफडीआई के कारण प्रथम स्थान पर ही रहा है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में जारी पहली बार हुआ था, 2021 में दूसरी बार और 2022 में यह तीसरी बार जारी हुआ है, तो ये आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए। तो ये देख लीजिए क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप रखें। स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए पीयूष गोयल के द्वारा 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया। एनएफएसए क्या है? तो एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ये एक रैंकिंग जारी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये ध्यान रखेंगे। 10 सितंबर 2013 को ये एनएफएसए को अधिसूचित किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में राज्य के प्रदर्शन से संबंधित यह सूचकांक जारी करती है। यह इंडेक्स 3 स्तंभ पर आधारित है। पहला है लक्ष्य, दूसरा है डिलीवरी और तीसरा है पोषण। इसी 3 स्तंभ पर यह सूचकांक पूर्णतः आधारित है, तो इन सभी 3 स्तंभ को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही इस एक्ट को ध्यान रखेंगे और ये जो है कब जारी किया गया है एनएफएसए इंडेक्स, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि 3 भागों में बांटा गया था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया इस इंडेक्स के तहत। पहला है सामान्य श्रेणी जिसमें 20 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किए गए हैं, और दूसरा है विशेष श्रेणी, इसमें 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। विशेष श्रेणी में पूर्वोत्तर, हिमालयी और द्वीपीय राज्य को शामिल किया गया है, और सामान्य वाले में जैसे हम लोग जैसे बिहार में है, कोई यूपी में है, कोई इस तरह से जो सामान्य श्रेणी के स्टेट्स हैं जैसे ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब। तो इसमें प्रथम स्थान पर इस बार ओडिशा को रखा गया है, और 7वें स्थान पर कुल 20 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान 7वां है, तो ये ध्यान रखेंगे। और बिहार का स्कोर इसमें 0.783 है। स्कोर मैं बार बार कहूंगा आपको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बीपीएससी यहां से प्रश्न पूछती है, आपको कई बार स्कोर पूछ लेती है, कई बार
रैंक पूछ लेती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार संकेतक से संबंधित प्रश्न पूछ लेती है, इंडेक्स में क्या क्या कौन कौन से आयाम हैं उसके, तो ये सब मैं काफी डिटेल में इसीलिए यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ और लिखा भी हुआ है इस पे, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ये BIRAC के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है, उसके द्वारा जारी की गई है 19 जुलाई 2022 को। BIRAC क्या है? बायोटेक इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल है ये। 2021 में जैव अर्थव्यवस्था में 14.1% की वृद्धि होगी अथवा हो सकती है, उस पर इसने अपना एक रिपोर्ट दिया है। 32वीं विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 ये अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है, तो हो सकता है डायरेक्ट ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड का पूरा नाम भी आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। FDI के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह को लेकर ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये FDI से संबंधित प्रश्न BPSC कई बार अपने प्रीलिम्स परीक्षा में पूछी है, तो इस बार भी आपको ध्यान रखने हैं। अंतर प्रवाह का मतलब और बाह्य प्रवाह का मतलब समझ लीजिए पहले। FDI का मतलब भी समझ लीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो अंतर प्रवाह यानी कि दूसरे देशों से भारत की तरफ आ रहा है, और बाह्य प्रवाह अर्थात यानी भारत के द्वारा किस देश में अपने निवेश को अधिक से अधिक किया जा रहा है। तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। अंतर प्रवाह में अमेरिका का प्रथम स्थान है, और बाह्य प्रवाह में भी, यानी भारत से जो बाह्य प्रवाह होता है उसमें भी अमेरिका का ही प्रथम स्थान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि FDI में किस स्टेट का प्रथम स्थान है, तो उसके लिए जो रिपोर्ट है वो अंकटाड नहीं जारी करती है, बल्कि भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करती है FDI पर, तो ये ध्यान रखेंगे आप। भारत में FDI वाले जो सर्वाधिक 5 देश हैं, उसमें सबसे अधिक FDI सिंगापुर करती है, सेकंड स्थान पर अमेरिका है जो भारत में करती है, और राज्यों में यदि हम सर्वाधिक FDI की बात करें तो वो कर्नाटक के पास है, लगभग 37.55% है। दूसरे स्थान पर इसमें महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर दिल्ली आता है। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट है जो 28 जुलाई 2022 को जारी की गई थी, तो इसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि BPSC हमेशा तथ्य के आधार पर ही अपने उत्तर को मानती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम भारत में रामसर स्थल को, ये सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे। यदि इसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है तो हम आगे के वीडियो में इस पर बातचीत करेंगे आपसे। देखिए, भारत में रामसर स्थल उस समय तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में 75 थे। 13 अगस्त 2022 तक की ये रिपोर्ट है। इसके बाद यदि इसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है तो हम इसको अगले पीडी में आपसे बातचीत करेंगे। क्षेत्रफल इतना बताया गया है, लगभग 13,26,677 हेक्टेयर। रामसर संधि ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1971 को हुई थी। ये संधि ईरान में हुई थी, ईरान के रामसर नामक स्थल पर हुई थी, इसलिए इसको रामसर संधि भी कहा जाता है। यह संधि 1975 में लागू हुई थी, जो 1971 में हुई थी। ध्यान दें, भारत 1 फरवरी 1982 को इस पर अपना हस्ताक्षर करता है और इसमें शामिल हो जाता है। चिल्का झील जो ओडिशा में है, भारत का प्रथम रामसर स्थल है, यह भी ध्यान रखेंगे। और केवलादेव को भी एक ही साथ इसमें शामिल किया गया था, लेकिन प्रथम रामसर स्थल की यदि बात करें तो इसमें चिल्का झील ओडिशा का होगा, ये ध्यान रखेंगे। और विश्व का यदि प्रथम रामसर स्थल की बात करें तो वो कोवोर प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये आप ध्यान रखें। 1982 से लगभग 2013 तक की यदि हम बात करें तो भारत में 26 रामसर स्थल थे, और 2013 के बाद इसमें काफी डेवलपमेंट हुआ है। 2014 से 2022 तक की बात करें तो 49 रामसर स्थल इसमें जोड़ दिए गए। 2019 में 11 जोड़े गए थे, 20 में 5 जोड़े गए थे, 21 में 14 जोड़े गए, और 2022 में 19 रामसर स्थल को जोड़ा गया था। ये जो जोड़ने का यानी कि किस ईयर कितना जुड़े थे, इस रिपोर्ट को हमने PIB से लिया है, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ये रिपोर्ट है 13 अगस्त 2021 की। इसी के हिसाब से 2022 की, 13 अगस्त 2022 की, इसी के हिसाब से ये बताया गया है। तो रामसर प्रमाण पत्र के आधार पर ये रिपोर्ट है। आप इसको थोड़ा एक बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे और इसको नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। यदि हम सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करें भारत में कि किस स्टेट में है, तो ध्यान देंगे ये तमिलनाडु में है, यहाँ पर 14 रामसर स्थल है। सेकंड नंबर पर यूपी आता है जहां 10 है। ध्यान रखेंगे, यदि विश्व में आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे अधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है। 13 अगस्त 2022 को 11 रामसर स्थल जोड़े गए थे, हमने अभी चर्चा की है। इससे पहले 64 थे, तो यदि हम 11 को इसमें जोड़ देंगे तो 75 रामसर स्थल 13 अगस्त 2022 तक हो जाएंगे। ओडिशा में जो जोड़ा गया है उसमें
तमपाड़ा झील है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में यशवंत सागर है, तमिलनाडु के ये सभी हैं, जिसमें चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक को जोड़ा गया है, और जम्मू एंड कश्मीर के सभी को ध्यान रखेंगे। इसमें हाइगम वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व है और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, जो 75वां है। तो सबसे लास्ट वाला आप ध्यान रखेंगे और सबसे फर्स्ट वाला रामसर स्थल आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो डिटेल हमने दिए हैं ये सारे पीडी के डिटेल नहीं है, ये सारे पीआईबी के और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के ये सारे डिटेल्स हैं। आइए एक नोट छोटा सा आप देख लीजिए, क्या है यहाँ। जुलाई 2022 में 5 रामसर स्थल, 3 अगस्त 2022 को 10 रामसर स्थल और 13 अगस्त 2022 को पुनः 11 रामसर स्थल जो है जोड़ा गया, और अब जो है टोटल 75 हो गया है। यदि हम बात करें तो भारत के रामसर स्थल की, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा है, और यदि सबसे छोटे रामसर स्थल की बात करें तो वो रेणुका है। सुंदरबन आप सभी जानते हैं डब्ल्यूबी में है, यानी वेस्ट बंगाल में है, जबकि रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, इसको 2005 में शामिल किया गया था। तो ये इतना डिटेल आपके लिए रामसर स्थल से पर्याप्त है, इससे ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जीएस की भी तैयारी इससे हो रही है और करंट अफेयर भी आपकी तैयार हो रही है। नेक्स्ट है भारत की 11वीं कृषि संगणना, जो 2021-22 पर आधारित है। 28 जुलाई 2022 को ये प्रारंभ हुई है। इसकी घोषणा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने की है। 10वीं संगणना की यदि हम बात करें तो ये 2015-16 में ही हुआ था, 5 वर्ष पर यह गणना होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा कोटक हुरून रिपोर्ट, ये ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं, भारत की सर्वाधिक 100 धनी महिलाओं की सूची इसमें जारी की गई है, यानी इसमें पुरुष शामिल नहीं है, और केवल भारतीय सर्वाधिक धनी महिलाओं की यह सूची है। इसमें प्रथम स्थान रोशनी नडार का है और दूसरे स्थान पर फागुनी नायर है, ये नायिका की चेयरपर्सन है और ये HCL की है, ध्यान रखेंगे। तीसरे स्थान किरण मजुमदार 100 का है। रिपोर्ट का नाम है लीडिंग वेल्दी वेमेन 2021, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत में विद्युत क्षमता से जो स्थापित क्षमता है भारत की, उससे संबंधित प्रश्न 60, 62, 63 और 64 में लगातार एक एक प्रश्न आए थे। उसमें पूछा गया था कि भारत में जल विद्युत की संभावित क्षमता कितनी है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन, कोयला, पवन, सौर, इस सब की हम बात करेंगे, तो काफी डिटेल में आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछती है। लेकिन ध्यान देंगे, इसमें जो डेवलपमेंट हुआ होगा उसको हम आगे की पीढ़ी में देखेंगे। भारत में विद्युत की स्थापित क्षमता 4,03,760 मेगावाट है, यानी यदि हम गीगावाट में बात करें तो ये लगभग 403 गीगावाट के आसपास होता है, ये स्थापित क्षमता है। और इस स्थापित क्षमता में यदि हम योगदान की बात करें, यानी केंद्र की, राज्य की और निजी क्षेत्र की, तो केंद्र की योगदान इसमें 24.5% है, यानी टोटल जो 403 गीगावाट भारत की स्थापित विद्युत क्षमता है उसमें केंद्र का योगदान लगभग 25% है, 24.5 है। राज्य का 26% है और निजी क्षेत्र का 49.5% है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान देंगे, कुल जीवाश्म ईंधन की यदि हम बात करें इसमें, तो लगभग 58.5% है। जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला है सबसे अधिक, ये लगभग 50.7% है। गैर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो इसमें 41.5% इसका योगदान है। गैर जीवाश्म ईंधन में जैसे जल विद्युत है 11.6% है, न्यूक्लियर है 1.7% है, पवन है 10.1% योगदान है और सौर का 14.3% योगदान है। तो ये 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था जल विद्युत से संबंधित, तो मैंने ये बता दिए सारे आपको, ये सारा आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले चौथे खंड में आ गए हैं प्रतियोगिता दर्पण के, और 5वां हमारा लास्ट होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन यदि ध्यान से आप इसको सुनेंगे तो परीक्षा में करंट अफेयर के प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे एक भी। 69 बीपीएससी में ध्यान दे, नवीनतम में हम देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। AIECTA, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये ट्रेड एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन से संबंधित है, तो इसका हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म दे दे और आपको इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, या फिर आपसे पूछा जाए कि ये किन दो देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसमें आर्थिक सहयोग और व्यापार संवर्धन से यह संबंधित समझौता है। 2 अप्रैल 2022 को इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह प्रश्न बीपीएससी के AO के परीक्षा में भी आया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे।
ये यह भी ध्यान रखें कि ये जो एग्रीमेंट है ये अभी प्रभावी नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ हस्ताक्षर हुए हैं, इसको अभी प्रभावी इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भारत सरकार ने नहीं किया है। लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्ति से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ये दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। शैलेश तिवारी का इन्होंने संभवतः स्थान लिया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है, ये वाईएसएसआर के कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। युवा श्रमिक राइथू कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित है। तो छोटे छोटे प्रश्न जो है बीपीएससी पूछती है बार बार। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, इनके कार्यकाल को जो है 3 माह के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का नाम ध्यान रखेंगे। राजेश भंडारी का नाम ध्यान रखेंगे, भारतीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष। ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में जो होना है उसमें भारत दल के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखें। सुधाकर दलेला ये भूटान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। हालांकि इसमें कुछ डेवलपमेंट अब हो सकता है हुआ हो क्या, क्योंकि ये लगभग 7-8 महीने 8-9 महीने पुराने नियुक्ति हैं, तो इस नियुक्ति वाले सेगमेंट को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये अभी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए पुरस्कार में राजेंद्र प्रसाद अकादमी उत्कृष्टता लोक प्रशासन पुरस्कार की स्थापना जो 5 जुलाई 2022 को की गई है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार की स्थापना 5 जुलाई 2022 को की गई है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के नाम पर शुरू किया गया है और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यानी लोक प्रशासन में दिया जाना है। तो बीपीएससी जो कि प्रशासनिक परीक्षा को कंडक्ट करती है, तो आपसे हो सकता है कि ये प्रश्न बीपीएससी पूछ ले। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020। इसकी घोषणा 22 जुलाई 2022 को की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है सुरारई पोर्टू ये तमिल फिल्म है। लोकप्रिय फिल्म सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तान्हाजी और पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें तलेडंडा है। ध्यान देंगे सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म इसमें सुमी है और इसके निर्देशक जो है वो सच्चिदानंद केआर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित प्रश्न थे। इसमें निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री का भी ध्यान रखेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रहे हैं, इन तीनों का नाम आप ध्यान रखेंगे। 58वीं फेमिना मिस इंडिया 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया था। इसमें विजेता सिनी सदानंद शेट्टी रही हैं, ये कर्नाटक की हैं। ध्यान रखेंगे इस वर्ष की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी उसमें ये भारत की अधिकृत प्रतिभागी होंगी और यही उसमें भाग लेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दिवस से संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बीपीएससी दिवस से संबंधित प्रश्न पूछती नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसी के संदर्भ में ये दिवस मनाए जाते हैं, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बुक्स जो कई बार बीपीएससी पूछती रही है वो भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप देखें इसको। द गर्ल इन रूम 105 ये चेतन भगत ने लिखे हैं। लीगल ट्रेलर ये जॉन ग्रिसम का है और ये देख लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चेतन भगत और जॉन ग्रिसम वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है सी गार्जियन, ध्यान दें सी गार्जियन चीन और पाकिस्तान के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सी गार्जियन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान देंगे इसमें अत्याधुनिक जो हथियार है उसका प्रदर्शनी किया गया था। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न है, ध्यान देंगे। बुरहानपुर जो एमपी में है देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है। इसकी घोषणा जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने की है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और हम आप प्रतियोगिता दर्पण 2022 सितंबर के इस खंड के आखिरी चरण में यानी खेलकूद वाले सेगमेंट में आ चुके हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप 69th के लिए। 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ये यूजीन ओरेगन जो कि अमेरिका में एक शहर है वहां पर हुआ है। 15 से 24 जुलाई 2022 को यह संपन्न किया गया। इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि 18वां
आपसे पूछा जाएगा और 17वां भी पूछ लिया जा सकता है। ये 2019 में कतर दोहा में हुआ था, तो 2019 के बाद सीधा ये 2022 में यानी लगभग 3 साल बाद आयोजित हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें टीम ट्रॉफी का पुरस्कार अमेरिका को मिला है और प्रथम स्थान पर भी अमेरिका ही रहा है, सेकंड पर इथियोपिया और थर्ड पर जमैका इसमें रहा है। भारत मात्र एक इसमें रजत पदक जो है जीत पाया है। तो भारत के लिए रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। ध्यान देंगे 88.13 मीटर जेवलिन थ्रो इन्होंने किया है। जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंकना, और इसमें यानी इसी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जो है एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनेडा के हैं उनको मिला है। ये 90.54 मीटर जो है इन्होंने फेंका है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मात्र 2 पदक अब तक जीते हैं। तो ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस 2 पदक में अंजू बॉबी जॉर्ज जो 2003 और नीरज चोपड़ा 2022 शामिल है। ये लंबी कूद में और ये भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक और इन्होंने रजत पदक जीता है। ये महिला थी और ये पुरुष है। तो काफी डिटेल में हमने यहाँ पर बता दिया है, आप इस पर एक बार ध्यान रखेंगे। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में होना है और 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में टोक्यो जापान में होने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2022। इसका आयोजन कुआलालंपुर में किया गया। इसमें यदि हम बात करें एकल विजेता की, मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2022 कुआलालंपुर में एकल विजेता इसमें विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के हैं, पुरुष हैं, और महिला में रचनोक इंटेनॉन है जो थाईलैंड की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 इसमें एकल विजेता पुरुष एंथनी सिनुसुका रहे हैं, ये इंडोनेशिया के हैं, और महिला में यदि बात करें तो पीवी सिंधु भारत से हैं। यह आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इस एकल विजेता में महिला एकल विजेता का नाम सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 के, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह से संबंधित। ये बर्मिंघम में हुए भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में यानी जुलाई 2022 में जो हुए थे 29 रन और 6 अतिरिक्त रन यानी कुल 35 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। हालांकि इसमें विजेता इंग्लैंड ही रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पटौदी ट्रॉफी जो है इंग्लैंड को इसमें दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका महिला ओडीआई श्रृंखला। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। भारत इंग्लैंड T20 ओडीआई श्रृंखला 3-3 से विजेता इसमें रहा। ये सब प्रश्न हालांकि VVI उस समय के परिप्रेक्ष्य में था, लेकिन अब उतना नहीं है। भारत वेस्ट इंडीज 3 ओडीआई जो है श्रृंखला खेला गया था, तो ये सब इंपोर्टेंट नहीं है। अब है 135वां विंबलडन टेनिस 2022 वर्ष का तीसरा ये विंबलडन था। इसका आयोजन जो है लंदन में 20 जून से 10 जुलाई के बीच हुआ था। एकल विजेता पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में एलेना रेबाकिना रही हैं, ये कजाकिस्तान की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब ये प्रतियोगिता दर्पण जो है यहाँ पर लास्ट हो रहा है। हॉल ऑफ फेम टेनिस 2022 का आयोजन जो है न्यूपोर्ट आइलैंड अमेरिका में किया गया था, रेहोडो आइलैंड है वहां पर। इसमें एकल विजेता जो है मैक्सिम क्रेसी जो अमेरिका की हैं वो रही हैं। तो यहीं पर ये प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2022 समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अक्टूबर 2022 से संबंधित जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो हम बताएंगे। और इस सीरीज को हम कंटिन्यूअसली जो 30 सितंबर 2023 को आपकी परीक्षा होनी है वहां तक हम कंटिन्यू करेंगे प्रतियोगिता दर्पण को। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत यहाँ तक बने रहने के लिए।